नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ईरान और इसराइल जंग की, उसने दुनिया भर में जो पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई है उसको बड़ी बुरी तरह डैमेज किया है। अभी तक दुनिया में जो पेट्रोल का ज़ख़ीरा है वो मौजूद है, लेकिन ईरान ने जो उनका एक पॉइंट है हरमुज़, आबनाए हरमुज़, उसको बंद करने का प्लान कर लिया है। ईरान की जो वहाँ पे असेंबली है उससे इसकी मंजूरी भी हो गई है और अब देखना ये होगा, मैं आपको बताऊंगा कि पेट्रोल कितनी देर का है हमारे पास। और कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ रही हैं। क्या पाकिस्तान में भी इसका इफेक्ट होगा? जी बिल्कुल होगा। कैसे होगा, क्यों होगा और कितना होगा? पाकिस्तान के पास कितने दिनों का पेट्रोल मौजूद है? ईरान और इसराइल, ईरान ने अमेरिका को किस किस तरह से डैमेज कर सकता है, इसके 3 या 4 तरीके। एक तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि पेट्रोलियम की रसद बंद की जा सकती है। दूसरा, ईरान की प्रॉक्सीज हैं जिसे हम हिजबुल्लाह और हमास के नाम से जानते हैं। ये हिजबुल्लाह और हमास अमेरिका को कहां कहां निशाना बना सकते हैं, बहुत अहम खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा अब ईरान ने जो अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों को, हवाई अड्डों को जो निशाना बनाने का प्लान किया है, क्या मशरिक़ वुस्ता इसकी इजाज़त देगा? सऊदी अरब, यमन, कतर, लबनान, शाम, यहाँ पे जो अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डे हैं, क्या उनको निशाना बनाया जा सकता है? इज़ इट पॉसिबल? फैक्ट्स और फिगर्स चेक करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इंतहाई अहम और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। अब तक ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की हैं उनकी डिटेल्स भी हम शामिल करने जा रहे हैं आपको। और ख़बरदार, होशियार, अमूमन जो सोशल मीडिया है ना, इस पे ज़्यादा खबरें झूठी हैं। सच्ची खबरें कौन कौन सी हैं वो हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं ज़ाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से आगाह करें। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या है, आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंतहाई अहम खबर, जो जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया। अच्छा, अब ये जो आबनाए हरमुज़ है, ये एक ना पॉइंट है, जिस तरह पाकिस्तान में आप ग्वादर पोर्ट को कह लें, ये इंतहाई सेंसिटिव अहम पॉइंट है। क्यों है अहम पॉइंट? अहम पॉइंट इसलिए है कि दुनिया का जो तेल की, पेट्रोलियम की मसनूआत है उसका 20% रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरता है। और अगर आप इमेजिन करें, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना है, आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो भी पेट्रोलियम मसनूआत की चाइना में है। तो चाइना की डेली यूजेस का जो 50% है वो आबनाए हरमुज़ से गुजरते हैं। अब ईरान क्या करने जा रहा है? ईरान की असेंबली ने आबनाए हरमुज़ को बाकायदा तौर पे बंद करने की मंजूरी दी, लेकिन ठहरे ठहरे, अभी रुकें, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। एक बहुत बड़ा इशू है। चाइना जो कि ईरान का दोस्त मुल्क है, और चाइना की जो 50% कंजम्पशन है, डेली यूजेस है पेट्रोलियम को, यहीं से गुजरती है। अभी एक बड़ा सवालिया निशान है, एक बड़ा इम्तहान होगा ईरान का। और ईरान की जो पेट्रोलियम मसनूआत है, चूँकि आपको पता है कि दुनिया में ईरान अपना तेल तो बेच नहीं सकता, तो चाइना लेकिन उससे तेल लेता है। अब आबनाए हरमुज़ को बंद करना इंतहाई एक सेंसिटिव डिसीजन है, और ये मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि ये ईरान करेगा, लेकिन सबसे एंड पे। इससे पहले की जो ऑप्शन आए हम उस पर गौर करते हैं। उस पर गौर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि पहली ऑप्शन ये है कि ईरान जो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे हैं, सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, मिस्र में हैं, लबनान में हैं, शाम में हैं, इराक़ में हैं, वहाँ पे क्या कर सकता है? ये ईरान वहाँ पे अटैक कर सकता है। एक तो जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी ईजीली है, वो तो इसराइल तक चले गए हैं, 2000 किलोमीटर की दूरी पे चले गए, तो यहाँ पे निशाना बनाना। लेकिन एक इम्तहान ये होगा कि जो अरब ममालिक हैं उनके साथ किस तरह की जो एग्रीमेंट्स होते हैं। अच्छा, 2020 में एक मरतबा इराक़ में जो अमरीकी हवाई अड्डा है वहाँ पे ईरान ने एक हमला किया था, लेकिन ईरान ने प्रियर इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हम आप पे हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि पास दौरान इनकलाब के जो उस वक्त के जो कमांडर इन चीफ थे उनको कत्ल करने का अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी। उन्होंने उसके जवाब में हमला किया था, लेकिन प्रेयर इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से वो हवाई अड्डा वहाँ से, यानी कि वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब चूंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है, तो अब ईरान के पास एक ऑप्शन ये बचती है कि ईरान उन अड्डों को निशाना बनाएगा। लेकिन इसका भी एक और भी तरीका है। वो क्या है वो भी हम जान लेते हैं। वो तरीका ये है
کہ اگر ہم بات کریں ایران کی جو پراکسیز ہے جیسے کہ حزب اللہ اور حماس ہے لبنان اور مصر میں یہ موجود ہے، اگر ہم بات کریں گزشتہ دنوں کی تو حزب اللہ اور حماس نے کوئی اتنی بڑی کارروائیاں نہیں کی، لیکن ان کے پاس ویپنز بھی ہیں اور ان کو ایرانی فنڈنگ بھی ہے۔ اب کسی نہ کسی طرح سے یہ حزب اللہ اور حماس بھی وہاں پہ چونکہ یہ موجود ہے مقامی سطح پہ، تو یہ فوجی جو رصد ہے امریکہ کی اس کو یہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے بار بار یہ پیغام آ رہے ہیں، پیغام میں محبت آ رہے ہیں ٹرمپ کی جانب سے کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے لیکن آپ اس کو ریٹیلیٹ نہ کریں اور آپ آئیں اور آپ آ کے ہم سے بات چیت کریں، لیکن ایران کی جانب سے بات چیت کا ابھی کوئی دور دور تک امکان نہیں۔ دوسرا ہفتہ ہے یہ جنگ کا، اور ایران کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیں جی ہمیں معاف کر دیں، ہماری ہار ہوگی، ہم نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا، نہیں، ابھی وہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اب تک کی جو اہم خبریں ہیں، ایران نے کہاں کہاں کارروائی کی اور اسرائیل اس وقت کس سچویشن میں ہے، آئیں تھوڑی سی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ اسرائیل کے جو وزیر توانائی ہیں اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے ان کے ایک مجموعی حملے میں اسٹریٹجک انفراسٹرکچر یعنی کہ بجلی گھر کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، جس سے اپروکسیمیٹلی کوئی 8,000 جو اسرائیلی ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب ایران کی کیا صورتحال ہے؟ تہران میں عوام کی جانب سے ایرانی حکومت پر نیوکلیئر عدم پھیلاؤ کے معاہدے جسے ہم NPT کہتے ہیں سے دستبرداری کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے دستخطی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں شہری شریک ہوئے ہیں۔ یہ رجیم چینج نہیں ہوگی ایران میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسرائیلی حکومت سول آبادی پر حملوں کی کوریج کی اجازت دے رہی ہے، لیکن ملٹری تنصیبات پر حملوں کی کوریج کی اجازت نہیں دیتی تاکہ ایران پر سول آبادی کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا جا سکے۔ یہ ایک سینئر صحافی ہیں اسرائیل کی، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اچھا، اسرائیل کے مختلف شہروں پر ایرانی بمباری جاری ہے، جس میں اسرائیلی شہر اشدود میں ایران نے ایک حملہ کیا ہے اور وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھیں خبریں لڑائی کی جو میں نے بتائی۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل بھی ایران کے اوپر اپنے جو ڈرونز ہیں ان کے ذریعے اور اپنے جو ان کے ایئر سٹرائکس ہیں وہ کنٹینیو کیے ہوئے اور جاری ہیں۔ اچھا، ایک یہاں پہ سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے۔ آپ نے کچھ چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ زیادہ خبریں فیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ جو ان کا آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم تھا اس کی صلاحیت بھی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ ایران کے 30% اگر میزائلز اٹیک میں کمی آئی ہے تو وہاں سے بھی ان کی بھی بس ہو گئی ہے۔ جو ان کا آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کی بھی جو صلاحیت ہے وہ 70% ریڈیوس ہو گئی ہے۔ یہ کنفرم سورسز کی خبر ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایران کے پاس وسیع ذخیرہ ہے میزائلز کا، جتنے مرضی وہ فائر کرتے رہے، دن میں 200 کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو انہوں نے اپنے وہ میزائل، ایک ایسا میزائل جو کہ ایک مین میزائل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ چھوٹے میزائلز ہوتے ہیں، جب یہ اپنے پوائنٹ کو ہٹ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، یہ وہاں پہ کھل جاتا ہے اور اس کے جو چھوٹے میزائلز ہیں وہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ ہم نے ریسرچ کی میزائلز ٹیکنالوجی کو، جب ہم نے دیکھا، پڑھا اور جب جانا، تو جب نیچے سے آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، جو نیچے سے میزائل اوپر جا رہے ہیں وہ ہدف کو نشانہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر دوسری جانب سے نیچے سے میزائل اوپر آتا ہے تو وہ اس میزائل کو، وہ ایئر ڈیفینس سسٹم کا میزائل ہوتا ہے، جو فضا میں اگر وہ ٹکرا کے دھماکہ ہوتا ہے، اٹ مینز دیٹ کہ وہ ڈیفینس سسٹم نے اس کو ڈیمیج کر دی ہے۔ جو زمین پہ گرے گا میزائل، دھماکہ ہوگا، روشنی نکلے گی، اٹ مینز کہ وہ اپنے ہدف کو نشانہ بنا گیا۔ اب ایران کر کیا رہا ہے؟ ایران ایسے کرتا ہے کہ وہ جو ان کے مائنر میزائلز ہیں نا، جو ان کے عام میزائلز ہیں، وہ 100 میزائل ہوا میں فائر کرتے ہیں۔ ادھر سے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ ڈیفینڈ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ وہ اپنے چھوٹے میزائل فائر کرتے ہیں، اس کے نیچے سے وہ اپنا خیبر شکن میزائل اور اپنے جو اس کا الفتح 110 ہے وہ اس میں فائر کرتے ہیں۔ اب وہ چھوٹے میزائل فائر ہو جاتے ہیں، جو بڑے میزائل ہیں وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں اور ہٹ کرنے کے بعد پھر وہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے۔ اب تک کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اسرائیل کی جو لوکل جیوز پاپولیشن ہے، آبادی ہے، اس میں کوہرام مچ چکا ہے۔ 30% اسرائیلی ٹریول کر گئے ہیں، موو کر گئے ہیں اسرائیل کو چھوڑ کے۔ اور میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دوں کہ یہ جو موو کر کے گئے ہیں، جو اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہیں، یہ فضائی راستے سے نہیں گئے، زمینی راستے سے بھی نہیں گئے، یہ بحری راستے سے دوڑ کے گئے ہیں کہ کہیں ہم اس موت کا نشانہ نہ بن جائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی،
तो इसराइल की वाकई बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। और इसराइल क्या कर रहा है, जिस तरह मैंने अभी आपको एक खबर भी दी, इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की वो कार्रवाइयाँ दिखा रहा है जो वो आम आवाम पे नुकसान हो रहा है, जो फौजी तनसीबात का नुकसान है उसको नहीं वो दिखा रहे। वजह क्या है? सिंपल इज़ दैट कि वो दुनिया को कह सकें कि यार चूंकि ये हमारी आम पॉपुलेशन को निशाना बना रहे हैं तो इसलिए हम भी इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन ये थी अब तक की जो कंफर्म्ड सोर्सेज की वैलिड खबरें हैं। वो हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ये जो रेटिंग का चक्कर है, व्यूअरशिप का चक्कर है, उसमें ना लेके जाएं, आपको कंफर्म खबरें दें। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो आप हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई तस्वीर है, आपके पास कोई वीडियो है तो हमारे साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा फिर कहता हूँ, सच बोलें, सच फैलाएं, जंग का दौर है। नाज़रीन ये जो ज्यूज़ हैं ये समझते हैं ग्रेटर इसराइल को कि ये वाकई बनना है। और अगर हम इनकी जो किताबें हैं और इनकी जो मजहबी जो इनकी रिसर्च है उसको जब हम देखते हैं तो मक्का और मदीना इससे पीछे पीछे ये ग्रेटर इसराइल है। अगर ईरान जाता है तो हम ये देख चुके हैं कि आपको मैंने पहले ही बताया, इराक में भी रजीम चेंज, शाम, लबनान, मिस्र, सब में ईरान में मुश्किल है। अगर ईरान यहाँ पे रिटेलिएट नहीं करेगा, और इसराइल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, नेतन्याहू के लिए, ट्रंप के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पे टारगेट है वो ईरान है। अगर ईरान यहाँ से खुदा न खास्ता हार जाता है, निकल जाता है, माफ़ी मांग लेता है, तो फिर मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ये एक इंतहाई रिलीजियस, कटर रिलीजियस आदमी है जिसके दिमाग में ये बैठ गया है कि दज्जाल ने आना है, मुझे बचाना है और मैंने ग्रेटर इसराइल कायम करना है। इसके माइंड में ये घुस गया है, इसलिए ये आगे बढ़ता जा रहा है। और आप देखें अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को इसने कहीं ना कहीं जहाँ पे घुटनों पे टेक लिए और अमेरिका भी मजबूर हो गया। नाज़रीन पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल जोकर्स वाला, डफर्स वाला काम किया। डोनाल्ड ट्रंप को आपको पता नहीं यार कि किस सस्ते सांप ने काटा है। आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए आप नॉमिनेट कर रहे हैं और अगले दिन उसने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, फिर आप उसको कंडेम कर रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही। नाज़रीन पाकिस्तान में जोकर्स की गवर्नमेंट है और ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके हर चीज़ को टैकल कर रहे हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही। वजह क्या है? सिंपल इज़ दैट, चोरी की हुकूमत है, हमने बचानी है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो अमेरिका हमें कहेगा जी डेमोक्रेसी बहाल करें। अगर डेमोक्रेसी बहाल करेंगे फिर इमरान खान को भी लेके आना पड़ेगा और आपको मुल्क में वो जो फार्म 45, 47 वाले मामला था वो भी खुलने पड़ेंगे। साड़ियाँ मौजा ने कि सानू कोई ना पूछे, बाकी दुनिया में जो मर्जी करता रहे। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन। इसराइल का बहुत डैमेज हो गया, बड़ा नुकसान हुआ है और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बढ़ गया हुआ है। सिमिलरली ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान इसलिए दुनिया को नज़र आ रहा है क्योंकि ईरान इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस नाउ। अब ये अमेरिका और इसराइल दुनिया के दो बड़े ममालिक हैं जिनको वो टक्कर दे रहे हैं और इसलिए वो पूरी दुनिया की आंख का तारा बन चुका है। तो नाज़रीन ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशंस। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस कायनात का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।